हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। देखिए, आज जो है हम लोग यूनिट नंबर 2 के पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो क्या है, इस यूनिट में हम लोग को ट्रांसलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यूनिट 1 में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आरएनए की सिंथेसिस था कि किस तरह से डीएनए जो है वो आरएनए की सिंथेसिस कराता है। अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो अभी आरएनए बना है, फर्दर ये जो है ट्रांसलेशन के लिए जाता है और ये ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनाता है और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस in which the RNAs are built या फिर RNAs are being made, or translation is a process in which different kinds of the proteins are made। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन किस तरह से अलग होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ताकि आपको जो बेसिक डिटेल्स है या बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ जाए। और उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेशन का जो बेसिक पॉइंट है वो समझ में आ गया, डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, और फिर उसके बाद जो है आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ट्रांसलेशन है क्या। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम लोग अभी जेनेटिक कोड को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं और ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज बन रहा है, किस तरह से प्रोकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, फिर हम लोग जेनेटिक कोड को समझेंगे। तो ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो ट्रांसलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसका अगर आप साइमल्टेनियसली देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस भी कह सकते हैं। मतलब ट्रांसलेशन है क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस है। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो कहां से सिंथेसाइज हो रहा है? वो विद द हेल्प ऑफ mRNA से सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हो पा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से ऑब्टेन किया जा रहा है? mRNA से फर्दर जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक पहुंच रही है। ठीक है, और यही तो ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन है कि जो जीन जो कि डीएनए में प्रेजेंट था वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA में आया और ट्रांसलेशन के थ्रू ये mRNA से जो जीन है वो प्रोटीन तक पहुंचा। तो यही तो ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है इस तरह से बताया जा सकता है कि जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसलेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, वो जो है डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट किया जाता है अमीनो एसिड द्वारा। और ये अमीनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अमीनो एसिड से ही मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होती है, प्रोटीन जो है वो बना हुआ होता है। तो प्रोटीन का अगर बेसिक यूनिट देखा जाए तो वो क्या है? अमीनो एसिड है। और किसी भी कोई भी प्रोटीन जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस जैसा होना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहते हैं ये अमीनो एसिड। अगर सीक्वेंस बदला तो जो अमीनो एसिड अगर सीक्वेंस से क्या हुए कि ये जो है अगर डिलीट हो गए या एडिशनल ऐड हो गए तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाला था वो नहीं होगा, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा और प्रोटीन वो सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट करिए।
ट्रांसलेशनल जो मशीनरी है वो क्या है, ट्रांसलेशन में कौन कौन सी मशीनरी जो है वो यूज की जाती है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में मशीनरी थी ना, ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी, वैसे ही ट्रांसलेशन में भी जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन्हें ट्रांसलेशनल मशीनरी कहते हैं। तो अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी मशीनरी होती है जिसमें क्या होता है कि translating the language of a RNA into a language of a protein, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 4 मेजर या 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब क्या है, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और ये प्रोटीन किससे बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है किससे, mRNA से। तो ओवरऑल इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंटेंट पड़े हुए हैं mRNA में उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको करना है कन्वर्ट प्रोटीन में, और इस प्रोसेस के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मशीनरी। इस ट्रांसलेशनल मशीनरी में 4 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं, पहला हो गया mRNA। mRNA तो इंपॉर्टेंट होगा ही क्योंकि यही तो आगे जाके प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल है। दूसरा क्या हो गया, tRNA। tRNA क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि mRNA में जो कोडॉन प्रेजेंट है उसका एंटीकोडॉन जो है एंटीकोडॉन जो है वो tRNA पे प्रेजेंट होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये tRNA ही कोडॉन एंटीकोडॉन को पढ़ करके अमीनो एसिड को लाता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड लाने का काम कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है ना, तो tRNA इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज क्या है, एंजाइम। कोई भी क्या मशीनरी और बिना एंजाइम के वर्क करेगी नहीं। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, आरएनए पॉलीमरेज था, वैसे ही ट्रांसलेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, ये एंजाइम्स पहले समझते हैं कि इनका काम क्या है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है, ये जो है पहला एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और दूसरा जो है वो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। चौथा जो मेजर कंपोनेंट है इस मशीनरी का वो है राइबोसोम। तो सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन को पढ़ते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा इंटरमीडिएट जो कि कैरी कर रहा है कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, जो कि आगे जाकर के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है। एमआरएनए किससे बना था, डीएनए से बना था, इसका कंप्लीमेंट्री एमआरएनए बना। ये एमआरएनए क्या कर रहा है, ऐसी न्यूक्लियोटाइडेड सीक्वेंस को प्रेजेंट करके रखा हुआ है कि मतलब कंटेन करके रखा हुआ है जो कि आगे जो है ट्रांसलेट होगा और ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन तक पहुंचेगा। तो मेन जो स्ट्रैंड है वो एमआरएनए हो गया। दूसरी चीज टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो ट्रांसफर आरएनए होता है। ये जो है एडेप्टर की तरह काम करता है, और ये एडेप्टर की तरह किनके बीच काम करेगा, तो ये एडेप्टर की तरह काम करेगा कोडॉन्स के बीच में और अमीनो एसिड्स के बीच में, और ये कोडॉन्स और अमीनो एसिड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सारे जो है जिस तरह के कोडॉन्स होंगे उस तरह के अमीनो एसिड्स भी आएंगे, और जिस तरह के अमीनो एसिड की अरेंजमेंट होगी, जिस तरह से जिस सीक्वेंस में होगी, उस हिसाब से ही वो प्रोटीन जो है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे आप देखे होंगे वर्ड कोडॉन, और कोडॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक कोड में। ठीक है, इसीलिए पहले जो है हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं कि आखिर जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है इस यूनिट के अंदर। अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा, आपको जो है वो बेसिक नॉलेज पता होगा, तो फिर आपके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं फर्दर, अगर वो जेनेटिक कोड हो गया या ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स हो गया या यूकैरियोट्स हो गए, कोई भी टॉपिक है वो आपके लिए फिर हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट है एंजाइम। एंजाइम जो है ऐसे जो है पार्ट्स होते हैं जो कि इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो अटैचमेंट है अमीनो एसिड का वो करेक्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ हो सके। और इसमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं,
पहला एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज और दूसरा जो है वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। और चौथा जो कंपोनेंट है इस मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है राइबोसोम। ये राइबोसोम्स क्या होंगे? राइबोसोम्स जो है मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक ऐसी मशीनरी है या ये एक ऐसा एंजाइम है या ये एक ऐसा नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं कहेंगे, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब एमआरएनए बन जाते हैं तो यही जो है आते हैं राइबोसोम्स और जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी वहां पे। पहले अभी आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब पहली चीज हम लोग पढ़ लिए कि जो ट्रांसलेशन है वो ओवरऑल जो है उसमें क्या चीजें थी, किस तरह से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन जो है वो क्या प्रोसेस है, और दूसरी चीज ये कि उस ट्रांसलेशन की जो मशीनरी है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसलेशन होता है और यूकैरियोट्स में भी ट्रांसलेशन होता है। तो प्रोकैरियोट्स के ट्रांसलेशन में और यूकैरियोट के ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, वो क्या क्या होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात की जाए तो अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़े हैं और ट्रांसलेशनल जो मशीनरी है उसको डिस्कस करे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि राइबोसोम इन दोनों में अलग अलग टाइप के होंगे। दूसरी चीज कि ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो हर एमआरएनए होता है, ठीक है, ईच एमआरएनए वो क्या होता है? वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। अब मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोनोसिस्ट्रोनिक एक ऐसी कंडीशन है या मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब ये होता है कि जो एमआरएनए है वो इनकोड कर रहा है, एक एमआरएनए एक सिंगल प्रोटीन को इनकोड कर रहा है। और अगर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो ये चीज जो है वो अलग होती है। एमआरएनए प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब कि एक जो एमआरएनए है वो ढेर सारे प्रोटीन्स को इनकोड करता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या है कि एक एमआरएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन को इनकोड करेगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि एक एमआरएनए ढेर सारे प्रोटीन्स को इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनिशिएशन की बात की जाए यूकैरियोट्स में, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में भी अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ट्रांसलेशन में जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें क्या होता है? यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशनल इनिशिएशन के लिए 9 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं जिन्हें IFS कहते हैं। IFS मतलब इनिशिएशन फैक्टर्स, और यहाँ पे E क्यों लिखा है? क्योंकि ये यूकैरियोट्स का है, ठीक है। तो 9 इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर यही चीज देखी जाए प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? इनिशिएशन के समय पे सिर्फ और सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में जरूरत होती है उनकी, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है, तो इनिशिएशन में प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन होता है अमीनो एसिड का, वो कहां से होता है? मिथ्योनिन से होता है। और वहीं अगर दूसरी ओर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो जो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन होता है अमीनो एसिड का, वो होता है एन फॉर्मल मिथ्योनिन से,
ठीक है, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर मेन डिफरेंस देखा जाए किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो जो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस होता है साइन-डालगार्नो सीक्वेंस। ये जो साइन-डालगार्नो सीक्वेंस है वो प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम पर प्रेजेंट होता है टू द AUG इनिशिएशन कोडॉन के तरफ। ठीक है, और ये जो है बाइंडिंग साइट होता है, ये सीक्वेंस बाइंडिंग साइट होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के लिए। ठीक है, और अगर इनके कंट्रास्ट में यूकैरियोट्स में देखा जाए तो यूकैरियोट्स के mRNA में किसी भी तरह का साइन-डालगार्नो सीक्वेंस जो है वो नहीं पाया जाता है। इंस्टेड इनके जो सब यूनिट्स हैं राइबोसोमल सब यूनिट, दैट इज 40S राइबोसोमल सब यूनिट, वो अटैच होता है 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA और वो मूव होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में, जब तक कि ये AUG इनिशिएशन कोडॉन को फाइंड नहीं कर लेता है। और इसी वजह से ये जो प्रोसेस है ये स्कैनिंग की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके पास जो है साइन-डालगार्नो सीक्वेंस जो है वो पाया जाता है, और यूकैरियोट्स के mRNA में जो साइन-डालगार्नो सीक्वेंस है वो नहीं प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होती है जो कि कहलाती है स्कैनिंग। ठीक है, अभी के लिए इतना ही चीज आप जानते रहिए कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम डिफरेंट होते हैं, इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन में, तो किस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं उनके नंबर्स वैरी करते हैं। mRNA का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें प्रोकैरियोट्स में जो है ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं, इसी वजह से उसमें स्कैनिंग की प्रोसेस होती है। इतने डिफरेंसेस ही आप अभी जानते रहिए, और ये डिफरेंसेस क्या कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो है हम लोग इस यूनिट का कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन पढ़े। ठीक है, कंक्लूजन तो नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़े। ठीक है, कि इस जो यूनिट है उसमें ओवरऑल जो ट्रांसलेशन हमें पढ़ना है, ट्रांसलेशन है क्या और ट्रांसलेशन किस तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज द जेनेटिक कोड। आखिर जेनेटिक कोड क्या है? What is जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड जो है वो क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से काम करता है, और ओवरऑल जो जेनेटिक कोड है उसको ट्रांसलेशन के अंदर क्यों पढ़ा जा रहा है, आखिर जेनेटिक कोड जो है वो ट्रांसलेशन में किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जेनेटिक कोड की बात की जाए तो जेनेटिक कोड जो है वो जो है, अगर इसकी डिक्शनरी करस्पॉन्ड की देखा जाए, बात की जाए, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड जो है एक ऐसा सेट ऑफ रूल होता है जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन जो है इनकोड किया जाता है जेनेटिक मटेरियल में, फॉर एग्जांपल डीएनए या आरएनए सीक्वेंस में, ताकि वो प्रॉपरली ट्रांसलेट हो सके प्रोटीन के अंदर। ठीक है, और ये ओवरऑल प्रोसेस सेल में हो सके। मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्दर वो डीएनए है या आरएनए है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं वो ट्रांसलेट हो सके और उनका ट्रांसलेशन हो सके, और ये जो है जेनेटिक मटेरियल से जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन तक पहुंच सके, और यही सेट ऑफ रूल्स जो है जेनेटिक कोड कहलाते हैं। अब ये जो टर्म है जेनेटिक कोड,
ये कौन दिया है? ये दिया गया है गर्ग गैमोर द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड कौन दिया है, तो ये जो है जॉर्ज गैमोर द्वारा दिया गया है। और ये जो है अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे जो है आप अच्छे से अंडरलाइन करके रख लीजिएगा कि जो जेनेटिक कोड है उसे कौन से साइंटिस्ट जो है उसे टर्म दिए थे एज अ जेनेटिक कोड, तो वो हो गया जॉर्ज गैमोर। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब डिस्कवरी की बात करते हैं कि जो जेनेटिक कोड था ये तो पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से लेके प्रोटीन तक पहुंच पा रही है या फिर आरएनए से प्रोटीन तक पहुंच पा रही है। अब आखिर इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी? तो इस चीज को समझने के लिए कि किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो इनकोड किए जाते हैं, ये जो रिसर्च है वो बिगिन हुई कि आखिर प्रोटीन जो है वो किस तरह से इनकोड किए जाते हैं। और इसके बाद जब स्ट्रक्चर जो है डीएनए का पता चल गया, डीएनए का स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर किया था? वॉटसन और क्विक द्वारा जो है डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो बताए गए थे। तो जब ये डिस्कवरी हो गई थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया और अभी ये चीज डिस्कवर चल रही थी कि किस तरह से जो प्रोटीन है उसका जो इनकोडिंग है वो किस तरह से होता है, तो इन्हीं सब के बीच में एक साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनका क्या नाम है, वो है जॉर्ज गैमोर, जो कि इस चीज को बताए कि ऐसा है कि जो 3 लेटर कोडॉन्स जो हैं वो जरूर काम कर रहे हैं और यही जो 3 लेटर कोडॉन्स है ना वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को इनकोड कर रहे हैं और इसी से जो है प्रोटीन बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है देखिए, उस समय तक ये पता चल गया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये भी पता चल गया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कैसे इसमें बेस पेयर्स हैं, और प्रोटीन के इनकोडिंग की डिस्कवरी हो रही थी। तो जॉर्ज गैमोर जी ये बोले कि जो प्रोटीन की बिल्डिंग है ना वो डीएनए की वजह से हो पाती है, क्योंकि ये जो है इनके पास एक ऐसा 3 लेटर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए ही तो आगे जाके एमआरएनए को बनाता है ना, तो एमआरएनए के पास क्या होता है, इसी के तो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक ऐसा 3 लेटर कोडॉन जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो लेटर्स हैं 3 लेटर कोड्स, यही 3 लेटर कोड्स जो है वो ओवरऑल जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सॉरी बहुत सारे जो है इनके अमीनो एसिड के नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोटीन को जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो है इनका जो अल्फा अमीनो एसिड भी इन्हें कहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है इनके चारों तरफ, दो तरफ तो जो है एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा और चौथी तरफ जो है एक वेरिएबल आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो अल्फा अमीनो एसिड है या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उनका कायरल कार्बन होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोटीन्स को बनाते हैं, इस वजह से इन्हें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही जानते रहिए, ठीक है। अब ये जो है ये बताया गया कि जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो जो है इन्हीं कोड्स द्वारा बनाए जाते हैं और यही तो अमीनो एसिड ही तो प्रोटीन को बनाते हैं। तो इस वजह से ये जो कोड्स है ये अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं और ये अमीनो एसिड आगे जाके क्या हो रहे हैं, आपस में बाइंड हो रहे हैं। कैसे बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं और ये अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। तो ये चीज जो है ये इनके द्वारा बताई गई। अब इतना चीज तो पता चल गया, लेकिन आखिर और कैसे पता चलेगा कि आखिर 3 ही लेटर क्यों होता है या फिर जो ये है ये 3 ही लेटर्स का सेट क्यों होता है, ये सारी चीजें जो है
डिस्कस होने लगी। तो वही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर देखा जाए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, जो कि डीएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड्स को अगर देखा जाए तो उसमें जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो डीएनए में पाए जाते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो यही जो चारों बेस पेयर्स है ना, यही मिलकर के कोडॉन बनाते हैं। अच्छा, ये चीज तो पता चल गया कि डीएनए में जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं वही कोडॉन को बना रहे हैं, लेकिन कोडॉन की नंबर कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? आखिर ये दो जो है बेस पेयर यही मिलके कोडॉन बना लेंगे, या तीन मिलके बनाएंगे, या चारों मिलके बनाएंगे एक कोडॉन, और उससे जो है फर्दर जो है अमीनो एसिड वो इंटरेक्ट होगी, कोडॉन एंटीकोडॉन, और एक अमीनो एसिड बनेगा आएगा उसकी वजह से, फिर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से इंटरेक्ट होगा, फिर इस तरह से ढेर सारे अमीनो एसिड इंटरेक्ट करके एक प्रोटीन बनाएंगे। ये सारी चीजें, ठीक है, ये ओवरऑल कंसेप्ट है। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे ये चीज चल रही है कि ठीक है, कोडॉन एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से अमीनो एसिड जो है वो आता है और ये अमीनो एसिड प्रोटीन्स को बनाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो बेस पेयर्स हैं इनकी नंबरिंग क्या होंगी? आखिर कितने सेट्स के ये कोडॉन्स होंगे? इसमें 2 बेस पेयर आएगा, या सिर्फ एक बेस पेयर आएगा, या 3 बेस पेयर आएगा, या चारों ही बेस पेयर्स आएंगे? तो इसका आखिर सेट कैसे होगा? तो ये जो कलेक्शन होता है ना कोडॉन का, यही कहलाता है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ओवरऑल जो जेनेटिक कोड है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ द कोडॉन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और 20 अमीनो एसिड के लिए 20 कोडॉन होने चाहिए, ये चीज बताया लगाई गई कि ठीक है कि जो सेट है ना कोडॉन्स का, यही जेनेटिक कोड कहलाता है। और ये जो कोडॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं। तो मतलब अगर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है तो मतलब 20 कोडॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए जो है, और आगे ये चीज बताई गई कि जो कोडॉन है उसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि वो इंपार्ट कर सके स्पेशलिटी को, स्पेसिफिसिटी को एक दूसरे पे, और जो अमीनो एसिड है वो एक स्पेसिफिक कोडॉन पर स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये कॉम्बिनेशंस को बताई गई। तो पहले जो है वो ये बताया गया कि न्यूक्लियोटाइड का 4 कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद 16 कॉम्बिनेशन होगा, और उसके बाद एट लास्ट 64 कॉम्बिनेशन जो है वो बताई गई, जो कि जरूरी होती हैं और जिनके थ्रू जो है 20 अमीनो एसिड्स जो है वो सिंथेसाइज होती हैं। अब इसमें से जो ये जो 64 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये सारे के सारे 64 कोडॉन्स कहला रहे हैं, और इसी 64 कोडॉन्स का जो ग्रुप है वो जेनेटिक कोड कहला रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोडॉन को देखें तो इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ कि कितने बेस पेयर्स का इसमें जो है सेट होगा, और लास्ट में जो है ये चीज डिसाइड हुई कि 3 बेस पेयर्स जो हैं वो एक कोडॉन को बनाएंगे। उसके बाद जब ये पता चल गया कि अच्छा 3 बेस पेयर का एक कोडॉन होगा, तो ये चीज पे जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हुई, डिस्कवरी स्टार्ट हुई कि आखिर कितने कोडॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले ये चीज सोचा गया कि अगर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड जो है एक कोडॉन द्वारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, एक अमीनो एसिड एक कोडॉन द्वारा बन रहा है, ऐसा सोचा गया। तो मतलब 20 अमीनो एसिड है, मतलब 20 कोडॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन फर्दर और भी बहुत ज्यादा वर्क किया गया, डिस्कवरीज हुई, और उसके बाद ये पता चला कि नहीं, 64 कोडॉन्स हैं, और ये 64 कोडॉन्स जो हैं वो 20 अमीनो एसिड के लिए, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज पता चली, और इसी 64 कोडॉन के सेट को ही जेनेटिक कोड कहते हैं। ये चीज समझ में आई? अब देखिए कोडॉन एंड इट्स टाइप। कोडॉन क्या है और इसके टाइप्स क्या है?
तो जो जेनेटिक कोड है, जिसे क्या कह रहे हैं कि कोडॉन कहा जा रहा है, ये जो है कोडॉन की अगर बात की जाए तो इसमें 3 बेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, और इसी वजह से इसे कोडॉन्स को ट्रिपलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जो बेसेस हैं वो इन्वॉल्व है, इस वजह से कोडॉन्स को ट्रिपलेट कहते हैं। अब कितने कोडॉन्स पता लगे? तो कोडॉन्स जो है वो 64 कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें से सारे के सारे कोडॉन्स जो है ना वो अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब इस 64 में से सिर्फ और सिर्फ 61 कोडॉन ऐसे हैं जो कि कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड को। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये जो कोडॉन है अमीनो एसिड को बना रहे हैं। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो ये है कि कोडॉन जो है कोड कर रहे हैं किस चीज को? अमीनो एसिड को। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कोडॉन अमीनो एसिड को बना रहे हैं ऐसा नहीं कह के, कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 64 कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, उसमें से सारे के सारे कोडॉन्स अमीनो एसिड को जो है वो कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 61 कोडॉन्स जो हैं वो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। और ये 20 अमीनो एसिड कैसे हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो कि आगे जाकर के क्या चीज बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि प्रोटीन है क्या? प्रोटीन जो है ना उसका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होता है, और ये ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिल करके प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच रहता है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ना ये स्पेसिफिक होता है हर प्रोटीन के लिए। अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ तो प्रोटीन जो है वो नहीं फॉर्म होगी और इसमें म्यूटेशन जो है वो आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि 61 कोडॉन्स जो है वो जो है 20 अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, और इसमें से बचे जो 3 कोडॉन है ना वो किसी चीज को कोड नहीं करते हैं, वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो आखिर ये क्या है? चलिए पढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अब कोडॉन को पढ़े हैं तो एंटी कोडॉन को भी पढ़ लेते हैं। एंटी कोडॉन क्या होता है? एंटी कोडॉन एक ऐसा बेस सीक्वेंस होता है जो कि आरएनए पर प्रेजेंट है, और ये जो है टीआरएनए पे प्रेजेंट होता है, और ये जो पेयर्स होते हैं ऐसे होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं कि जो कोडॉन जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है उसके जो है कंप्लीमेंट्री ये प्रेजेंट होते हैं, और ये टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को जो है एंटी कोडॉन कहते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है? ये हो गया एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए जिसपे कोडॉन प्रेजेंट है, 3 बेसिस का सीक्वेंस, इसके अगेंस्ट टीआरएनए आएगा, और इस टीआरएनए पे कंप्लीमेंट्री जो है बेसिस प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें कहते हैं कोडॉन, जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है, और इस कोडॉन के कंप्लीमेंट्री जो बेसिस प्रेजेंट हैं टीआरएनए पे उसे कहते हैं एंटी कोडॉन, ठीक है। और इसी कोडॉन एंटी कोडॉन के बेसिस पे कोडिंग होती है, और ये कोड करते हैं अमीनो एसिड को। इस इंटरेक्शन की वजह से ही टीआरएनए जो है इस स्पेसिफिक इंटरेक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाएगा, और वो अमीनो एसिड जब एक के बाद एक आएंगे, वो आपस में जो है एक आया फिर दूसरा आया, तो एक दूसरे में क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा जैसे जैसे अमीनो एसिड आते जाएंगे, और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होते जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक वोबल पोजीशन या वोबल हाइपोथेसिस को बताया हुआ है, ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो है सिंपल टर्म्स उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। वोबल हाइपोथेसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आखिर डिफरेंस क्या है कोडॉन और एंटी कोडॉन में?
कोडॉन में ये डिफरेंस होता है कि कोडॉन जो है ना वो प्रेजेंट होता है डीएनए पे भी और आरएनए पे भी, और एंटीकोडॉन जो है वो हमेशा आरएनए पे ही प्रेजेंट होता है, वो डीएनए पे कभी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कोडॉन डीएनए और आरएनए दोनों पर प्रेजेंट होगा और एंटीकोडॉन सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कि जो कोडॉन होता है वो 5 प्राइम से लेके कोडॉन्स जो होते हैं वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन पर होते हैं। ठीक है, और वही दूसरी ओर जो एंटीकोडॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोडॉन है वो किस डायरेक्शन में है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और जो एंटीकोडॉन है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब जो एंटीकोडॉन होते हैं कुछ टीआरएनएस के, वो क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पेयर करते हैं मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस थे कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, जेनेटिक कोड जो है एक ऐसा एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का जिसे इस तरह से रीड किया जाता है 3 लेटर वर्ड्स में या कोडॉन्स में, जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जेनेटिक कोड या जेनेटिक जो कोडॉन्स हैं वो क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है या एक ऐसा कोड होता है जो कि इस चीज को डिसाइड करता है कि डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसमें जो अमीनो एसिड हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया डीएनए, और इसका एक स्ट्रैंड जो है वो एमआरएनए को सिंथेसाइज करा। अब जो भी स्ट्रैंड, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क किया है और इसके कंप्लीमेंट्री जो है एमआरएनए बने हैं। ठीक है, तो इस पे जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे उसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो हैं वो इस पर प्रेजेंट होंगे इस एमआरएनए में, और ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीमेंट्री है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और ये जो सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, यही है कोडॉन। अब इस कोडॉन के अगेंस्ट कोई टीआरएनए आएगा जिसके पास इस कोडॉन के अगेंस्ट एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा, और इस कोडॉन और एंटीकोडॉन के हिसाब से जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वो ये टीआरएनए कैरी करके रखता है, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड आ गया। फिर नेक्स्ट जो कोडॉन है वहां पे ये मूव करेगा, यहाँ पे जो कोडॉन है उसके रेफरेंस में एंटीकोडॉन कंटेन करने वाला टीआरएनए आएगा, और इन दोनों के इंटरेक्शन के हिसाब से जो अमीनो एसिड है उन्हें ये कैरी करके लाता है, और फिर दूसरा जो अमीनो एसिड है वो आ गया। इस तरह से जो अमीनो एसिड है वो सिंथेसाइज होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। पेप्टाइड मतलब क्या, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाए तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, और यही पॉलीपेप्टाइड जो फर्दर इसकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटीन सिंपली क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है प्रोटीन के, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन, क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें होता कुछ नहीं है, जिसमें जो है इनकी जो फोल्डिंग है और भी ज्यादा कम्प्लेक्स होते जाती है। ठीक है, तो वो तो यहाँ से रिलेटेड टर्म नहीं है, अभी तक हम लोग को यही पढ़ना है कि प्रोटीन किस तरह से बना। तो प्रोटीन अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना जिसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इनकोडॉन का होता है। वैसे तो हर चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ट्रांसलेशन में कोडॉन्स का रोल क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो कोडॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड जो कि प्रेजेंट है एमआरएनए पे उसको लिंक करने का काम करते हैं और अमीनो एसिड को लाने का काम करते हैं, ताकि प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म हो सके। इसे आप नोट कर लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए।
कोडॉन्स की बात की जाए तो कोडॉन्स जो है वो सीक्वेंसली अरेंज न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटी कोडॉन्स होते हैं वो डिस्पर्सली प्रेजेंट होते हैं सेल्स में विद अमीनो एसिड अटैच्ड टू इट और नॉट। और जो कोडॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं एंटी कोडॉन की कि कौन सा जो है इसके बाद आएगा, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड के स्ट्रैंड्स हैं वो प्रोटीन के अंदर डिसाइड होते हैं। एंटी कोडॉन क्या होता है, वो हेल्प करता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लाने के लिए और प्रॉपर पोजीशन जो है अमीनो एसिड की वो हो सके किसमें, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो अभी तक हम लोग जेनेटिक कोड को पढ़े कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है जिसमें 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक कोड्स हैं, ये जेनेटिक कोड्स जिसमें ट्रिपलेट्स इन्वॉल्व हैं, ट्रिपलेट्स इन्हें कहा जा रहा है, 3 बेस पेयर्स जो हैं वो रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एमआरएनए पे, और ये क्या कहाँ पे है, डीएनए पे भी है, क्योंकि डीएनए का ही कंप्लीमेंट्री एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं ये कोडॉन्स, ठीक है। अब ये जो कोडॉन्स है इनके अगेंस्ट एंटी कोडॉन्स होते हैं जो कि आरएनए पे प्रेजेंट होता है, और कोडॉन एंटी कोडॉन के इंटरेक्शन से ही क्या होता है, अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड आता है और फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड का वो क्या क्या है। तो पहला चीज ये है कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोड है, ठीक है। उसमें 3 बेस पेयर जो है, 3 पेयर जो है, 3 बेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कॉमा लेस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस फैशन में चलता रहता है। तीसरी चीज ये है कि ये नॉन ओवरलैपिंग नेचर का या नॉन ओवरलैपिंग कोड होते हैं। चौथी चीज ये कि जो कोडिंग डिक्शनरी है वो इनमें प्रेजेंट होती है, कोडिंग डिक्शनरी होती है इनकी। ये जो है पांचवी चीज की ये डीजेनरेट कोड भी होते हैं, ठीक है, इनका अगर नेचर देखा जाए तो ये डीजेनरेट कोड है। अब ये सब का मतलब क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। छठी चीज ये कि ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ द कोड होता है, कि मतलब जैसे अगर एक कोड किसी एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, एक कोडॉन को एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जो कोड है वो उसी अमीनो एसिड के लिए वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा हर इंडिविजुअल में। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक स्पेसिफिक कोडॉन है जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जो है वो कोड कर रहा है, तो दूसरे अमीनो अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में है प्रेजेंट वो, तो किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा, जिस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसी को कोड करेगा, ठीक है। अब नॉन एम्बिवियस कोड भी होते हैं, और चेन इनिशिएशन कोड होते हैं, और चेन टर्मिनेटर कोड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जिसे स्टार्टिंग कोडॉन और टर्मिनेटिंग कोडॉन कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो कोडॉन्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो इनको फॉर्म करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि 3 तरफ जो है जितने भी जो बेसेस हैं उन्हें पहले लिख लिया जाए, जैसे कि U हो गया, C हो गया, A हो गया और G हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी और यहाँ पे, और तीनों को पिक करते हुए जो कोडॉन्स है उन्हें लिखा जाए, जैसे कि यूरासिल, यहाँ का ये यूरासिल U, और फिर ये यूरासिल और यहाँ का भी U। तो ये जो कोड है ये जो कोडॉन है UUU, ये किस चीज को, किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल अमीन के लिए। वहीं देखिए दूसरी ओर अगर UUA है तो ये कोडॉन किस चीज के लिए, किस चीज को कोड करता है, ल्यूसीन को, ठीक है। अगर AUG है तो ये क्या होगा, मिथ्योनिन को करेगा। तो ये सारे के सारे जेनेटिक कोड्स लिखे गए हैं, और वो किस तरह से सारे के सारे जो हैं ये कोडॉन्स हैं, और ये सारे के सारे कोडॉन्स ही जेनेटिक कोड कहलाते हैं। और एक पर्टिकुलर जो
जेनेटिक एक पर्टिकुलर जो कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब हम लोग ये चीज पढ़े थे कि 64 जो है वो कोडॉन प्रेजेंट होता है, उसमें से 61 ही कोडॉन कोड करता है अमीनो एसिड का। तो तीन जो कोडॉन है वो क्या करते हैं, तीन ऐसे कोडॉन होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। ठीक है, तो अगर ये कोडॉन किसी भी mRNA पे प्रेजेंट है तो फर्दर वो प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन की नहीं होगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, ये किसी भी तरह के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है जो है क्वेश्चन यहाँ से कि कौन से ऐसे कोडॉन हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं और वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। तो ये जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, पहला है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। These three codons are known as stop codons। तो इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जितने भी जो पॉइंट्स थे उन्हें हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोडॉन की हम लोग ये सब चीजें पढ़े कि जो कोडॉन होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आखिर प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो ये चीज लिखा हुआ था कि जो कोडॉन होते हैं या जो कोड होते हैं वो कॉमालेस होते हैं। मतलब क्या है कि जो कॉमालेस कोड का मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड या फिर कोई भी कॉमा जो है इनके बीच में नहीं आता है, दो कोडॉन्स के बीच में नहीं आता है। इसी वजह से जो कोड्स हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में और एक कॉमालेस मैनर में काम करते हैं, और ये जो है किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं करते हैं अपने जो बेसिस है उनका। मतलब मान लीजिए ये आरएनए पे प्रेजेंट बेसिस है, ठीक है, तो अगर आरएनए पे प्रेजेंट UUU जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है, तो वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या किस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानिन के लिए, वो इस अमीनो एसिड को कोड करेगा। और इस तरह से जो सीक्वेंस है, मतलब मान लीजिए जैसे ये अमीनो एसिड है, ठीक है, और इस तरह से ये जो है सीक्वेंस एक कंटिन्यूअस मैनर में mRNA पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये तीन कोड्स का, तीन जो बेसिस है उनका जो कोडॉन बनना है वो कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये तीन बन गया फिर अब इसको छोड़ दिया अब ये तीन बन गया, नहीं, ये तीन बन गया और ये तीनों जो ट्रिपलेट है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनाइल एलानिन के लिए। अब उसके बाद ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ल्यूसीन के लिए, और इसके बाद ये कोडॉन आएगा जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वैलिन के लिए। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एक ऐसा मैनर जिसमें जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहे और किसी भी तरह का कॉमा या पंक्चुएशन ना आए, उसे कहते हैं कॉमालेस। भले ही अगर कोई यहाँ पे ये ना प्रेजेंट होके कोई स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होगा तो भले वो प्रोसेस जो है वहां पे जाके स्टॉप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर सीक्वेंस प्रेजेंट है तो तीन सीक्वेंस को जो है तीन बेसिस को एज अ कोडॉन यूज किया गया, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और इसको यूज कर लिया गया, नहीं, ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। और इसी वजह से जो कोडॉन है उनको कहा जाता है, या फिर जो कोड्स हैं उनको कहा जाता है कॉमालेस। तो पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। दूसरी चीज ये कि जो कोड होते हैं उनके पास पोलैरिटी होती है। मतलब क्या है कि जो mRNA होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? मैसेज पड़ा हुआ होता है, मतलब उसमें जो
कोड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो mRNA है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और इसी वजह से जो पोलैरिटी होती है जेनेटिक कोड की वो भी हमेशा इसी डायरेक्शन में होती है। मतलब जो कोड्स की पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ और एक mRNA बन गया और इस mRNA का फर्दर ट्रांसलेशन होगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनता है उसका डायरेक्शन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम था ना। तो ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो है ये सारे जो है वो कोडॉन्स प्रेजेंट है इस mRNA पे। तो जिस तरह से जो mRNA है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, उसी तरह से जो कोडॉन्स होते हैं उनकी भी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोडॉन्स इस तरह से इनके सीक्वेंसेस जो है mRNA पे प्रेजेंट है तो अगर इनकी रीडिंग हुई लेफ्ट से लेके राइट तक तो ये जो है ल्यूसीन, वैलिन, सेरिन, प्रोलिन और अर्जिनिन को सिंथेसाइज करेंगे और अगर इनकी रीडिंग हुई राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में तब ये जो है वैलिन, ल्यूसीन, एलानिन, थ्रायोनिन और ग्लाइसिन को जो है जनरेट करेंगे या उसे जो है कोड करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब कोडॉन जो है वो नॉन एम्बिगियस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए नॉन एम्बिगियस कोडॉन का मतलब कोड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो हमेशा एक कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कोड जो है जैसे मान लीजिए एक कोड है तो वो हमेशा एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि एक से ज्यादा कोडॉन के वो क्या होते हैं, कोड होते हैं, और कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, कोडॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो जो है 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड को जो है वो कोड करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं कि ये जो कोड्स होते हैं वो नॉन एम्बिगियस इन नेचर होते हैं। तो पहले आप इसे लिख लीजिए फिर समझाते हैं हम आपको। तो देखिए ये चीज होता है कि अगर एक कोड प्रेजेंट है तो एक कोड जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब अगर एक कोडॉन प्रेजेंट है तो वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक अमीनो एसिड हमेशा एक ही तरह के कोडॉन से कोड हो। एक अमीनो एसिड जो है वो कई तरह के कोडॉन से भी कोड किए जा सकते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम लोग टेबल पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि ये हम लोग पढ़े कि जब भी कभी यू 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 ये कोडॉन है, ये जब भी प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, फिनाइल एनानिन को जो है वो कोड करेगा। या फिर इसे हम लोग और अच्छे से समझते हैं इसके एग्जांपल से। अगर UUA कोडॉन प्रेजेंट है तो वो हमेशा ल्यूसीन को कोड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ल्यूसीन हमेशा एक ही कोड से जो है वो एक ही कोडॉन से कोड होता है। ल्यूसीन जो है UUG से भी कोड होता है। ठीक है, तो जब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड हो रहा हो उसे ही कहते हैं नॉन एम्बिगियस। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखनी है कि UUA जो है वो हमेशा ल्यूसीन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एलानिन को कोड कर दिया। ठीक है, तो ये कोडॉन जो है पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। लेकिन एक अमीनो एसिड बहुत सारे एक से ज्यादा
कोडॉन्स द्वारा कोड किए जा सकते हैं। और इसी चीज को कहते हैं कि जो कोड्स होते हैं वो नॉन एम्बिगियस इन नेचर होते हैं। तो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला तो ये कि ट्रिपलेट कोड है, क्यों? क्योंकि 3 जो पेयर्स हैं, बेसेस हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कोडॉन में। दूसरी चीज ये कि ये कॉमालेस क्यों है, अभी हम लोग पढ़े। तीसरी चीज कि ये नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन होते हैं। चौथी चीज की जो कोडॉन डिक्शनरी होती है। और पांचवी चीज की ये डीजेनरेट कोड होते हैं। और छठी चीज ये कि यूनिवर्सलिटी जो है इनमें पाई जाती है, मतलब अगर एक जो कोड है वो एक किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो अलग ऑर्गेनिज्म में भी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी उसी चीज को, उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी और अमीनो एसिड को कोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नॉन एम्बिगियस अभी पढ़े। और कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो कि इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसे कोडॉन्स हैं जो कि टर्मिनेशन कराते हैं, ठीक है। जैसे AUG जो है ना वो मेथियोनिन को भी मेथियोनिन को कोड करता है और साथ ही साथ में AUG जो है ना इनिशिएटर कोडॉन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।